नमस्कार साथियों, सीसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग राष्ट्रीय स्तर का करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे और राष्ट्रीय स्तर के करंट अफेयर्स में सूचकांक पुरस्कार के बाद में खेल की एक क्लास हमारी हो चुकी है। आज खेल से संबंधित है जो दूसरी क्लास होने वाली है। कुछ विद्यार्थी बोल रहे हैं कि सर आप इंटरनेशनल करंट अफेयर्स करा रहे हो, लेकिन चतुर्थ श्रेणी के अंदर अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स नहीं आ रहा है। वो विद्यार्थी थोड़ा सा ये ध्यान देते हैं कि जो हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, जैसे राष्ट्रीय स्तर की कोई गतिविधि है या हमारा देश कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल रहा है, तो उसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय से जोड़कर पूछा जा सकता है। उसमें राष्ट्रीय करंट अफेयर्स लिखा है, लेकिन राष्ट्र का मतलब हमारा देश या राष्ट्र के अंदर ऐसा भी कोई आयोजन है जो इंटरनेशनल आयोजन हो रहा है, तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए ये चीजें भी साथ में देखनी जरूरी है। केवल और केवल राष्ट्रीय स्तर का मतलब ये नहीं है कि कोई विश्व स्तर की कोई प्रतियोगिता हो रही है या विश्व स्तर का कोई इवेंट है, ऐसा कुछ भी है जिसमें हमारे देश का योगदान है, या विश्व स्तरीय कोई पुरस्कार है जिसमें हमारे भारत के किसी व्यक्ति को सम्मानित किया जा रहा है, तो आपको उस इंटरनेशनल पुरस्कार के बारे में भी पूछा जा सकता है। इसलिए ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो आज इस खेल की दूसरी क्लास की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है खो खो विश्व कप 2025। बहुत महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इससे संबंधित प्रश्न आपके चतुर्थ श्रेणी के अंदर पूछा जा सकता है। खो खो विश्व कप का पहली बार है जो आयोजन किया गया है और पहली बार ही इसका आयोजन हमारे भारत के अंदर किया गया है, तो उस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और पहली बार में ही खो खो का जो शहंशाह है वो हमारा देश ही है, भारतीय। क्योंकि खो खो है, कबड्डी है, ऐसे इवेंट के अंदर, ऐसे खेलों के अंदर हमारा देश क्या है, अव्वल है पहले से ही। और पहली बार है जो खो खो विश्व कप का आयोजन किया गया, बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बार क्या किया गया है, खो खो विश्व कप का आयोजन किया गया है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं इसके आयोजन के संबंध में। सबसे पहले है इसका आयोजन, खो खो विश्व कप का आयोजन। अगर हम बात करें इसके आयोजन की, तो इसका आयोजन किया जाता है आपके 13 से 19 जनवरी को। 13 से 19 जनवरी को, 13 से 19 जनवरी 2025 को है जो खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन किया जाता है। भारत के अंदर ही इसका आयोजन होता है और भारत के अंदर इनके जो मैच है वो नई दिल्ली के अंदर होते हैं। तो नई दिल्ली भारत के अंदर, मोटे तौर पर पूछे तो भारत के अंदर आयोजन हुआ है। और भारत के अंदर इसके आयोजन की अगर हम लोग बात करें तो नई दिल्ली के अंदर खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन किया जाता है। बात अगर इसके संस्करण की करें, तो अभी मैंने बोला था कि पहली बार है जो खो खो विश्व कप का आयोजन किया गया है। पहली बार खो खो विश्व कप का आयोजन किया गया है, तो इसका संस्करण क्या हो गया, पहला संस्करण है। इसका संस्करण कौन सा है, पहला संस्करण है। ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है इवेंट, पूछा जा सकता है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो है इसका शुभंकर। शुभंकर की अगर हम लोग बात करें तो इसका शुभंकर है तेजस व तारा, जोड़ी है तेजस व तारा। तेजस व तारा की जोड़ी क्या है, इसका शुभंकर है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे, तेजस व तारा की जोड़ी क्या है, इसका शुभंकर है, ध्यान में रखना है। और अगर हम लोग बात करें इसकी टैग लाइन का, टैग लाइन इसकी टैग लाइन, तो टैग लाइन इसकी है द वर्ल्ड गोज, द वर्ल्ड गोज, द वर्ल्ड गोज इसकी क्या है, टैग लाइन है, ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम लोग बात करें इसके विजेता की, विजेता तो सामान्य सी बात है कि खो खो जो विश्व कप है इसका विजेता भारत रहा है। और ये दो वर्ग के अंदर था, पुरुष वर्ग के अंदर भी था और आपके महिला वर्ग के अंदर था। दोनों ही वर्गों के अंदर जो विजेता रहा है वो भारत रहा है। दोनों ही वर्गों के अंदर खो खो विश्व कप के पहले संस्करण का जो विजेता रहा है वो भारत रहा है। अगर बात हम उपविजेता की करें, तो उपविजेता नेपाल रहा है। हमारा पड़ोसी देश नेपाल जो है इसमें क्या रहा है, आपके उपविजेता रहा है। नेपाल इसमें उपविजेता रहा है। और दोनों वर्गों के अंदर पुरुष व
महिला दोनों वर्ग के अंदर उप विजेता नेपाल रहा है और विजेता हमारा देश भारत रहा है। बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, खो खो विश्व कप 2025 पहली बार इसका आयोजन जनवरी 2025 में भारत के अंदर किया जाता है और तेजस्व तारा इसके शुभंकर है। विजेता भारत है दोनों वर्गों के अंदर, पुरुष महिला के अंदर, और उप विजेता नेपाल देश रहा है। और लगभग 20 जो टीमें हैं वो पुरुष वर्ग के अंदर इस विश्व कप के अंदर भाग लेती हैं और लगभग 19 जो टीमें हैं वो आपके महिला वर्ग के अंदर इसमें भाग लेती हैं। अगर बात हम लोग इसके उद्घाटन की कर लें, तो इसका जो उद्घाटन है वो किया जाता है आपके उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। जगदीप धनखड़ के द्वारा क्या किया जाता है, इसका उद्घाटन किया जाता है। मैं अब लिख सकता हूं पूर्व उपराष्ट्रपति, वर्तमान के उपराष्ट्रपति नहीं है, अभी उपराष्ट्रपति के चुनाव है जो हाल ही के अंदर होने वाले हैं, उसके बाद में भारत के अंदर नया उपराष्ट्रपति होगा। पूर्व उपराष्ट्रपति उस समय के जो तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़, इनके द्वारा इस खो खो विश्व कप का है जो उद्घाटन किया गया था। और उसके बाद में क्या है, जगदीप धनखड़ ने हाल ही के अंदर अपने उपराष्ट्रपति पद से क्या दे दिया है, इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा देने के कारण वर्तमान में ये पद खाली है और जल्द ही सितंबर के अंदर इसके लगभग 9-10 सितंबर को चुनाव होने वाले हैं फिर से आपके उपराष्ट्रपति पद के लिए। तो ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। और अगर बात करें इसके संबंध में, तो राजस्थान के संबंध में एक बात आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है, और वो बात यह है कि राजस्थान की एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है निर्मला भाटी। बस ये नाम आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। निर्मला जो भाटी हैं ये राजस्थान की खिलाड़ी हैं खो खो की, और भारत की महिला टीम की सदस्य थी। भारत की महिला जो खो खो टीम है इसकी सदस्य थी निर्मला भाटी, जो आपके राजस्थान के नागौर जिले की हैं। ये भारतीय टीम के अंदर थी, भारतीय महिला टीम के अंदर ये सदस्य थी इस खो खो विश्व कप के अंदर। हो सकता है कि आपको राजस्थान से जोड़कर ये प्रश्न भी पूछा जाए, तो ये सामान्य सी बात भी ध्यान में रखनी है निर्मला भाटी के संबंध में। और निर्मला भाटी राजस्थान के आपके जो महिला टीम है भारत की उसकी सदस्य थी, उसके टीम के अंदर चयनित थी, ये बात भी ध्यान में रखनी है। तो ये था आपके खो खो विश्व कप 2025। और कहीं ना कहीं मेरे को ये लग रहा है कि आपके लगभग जो चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम होने वाला है अभी सितंबर माह के अंदर, इसमें ये प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद में है कबड्डी विश्व कप 2025। कबड्डी विश्व कप 2025 मैंने क्या बोला था, इनमें हम शहंशाह हैं, इन खेलों के अंदर भारत क्या है, शहंशाह है। तो विजेता याद करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। हमने अभी पढ़ा खो खो विश्व कप 2025, खो खो विश्व कप का पहला संस्करण हुआ था और कबड्डी विश्व कप का दूसरा संस्करण आयोजित हुआ है। कबड्डी विश्व कप जो है वो किसने जीता है, वो भी भारत ने जीता है, और खो खो जो विश्व कप है वो किसने जीता है, वो भी भारत ने जीता है। तो सामान्य सी बातें हैं, केवल ऐसे प्रश्न अगर आपसे जोड़कर पूछ लिए जाए तो आप आसानी से जो इनका उत्तर दे पाएंगे। बात करेंगे हम सबसे पहले इसके आयोजन बात हम अगर कबड्डी विश्व कप के आयोजन की करें तो इसका आयोजन होता है आपके 17 से 23 मार्च 2025 को। 17 से 23 मार्च 2025 को इसका आयोजन इंग्लैंड के अंदर किया जाता है, ब्रिटेन में किया जाता है। मतलब इसका आयोजन भारत के अंदर नहीं होकर कहां हो रहा है, इंग्लैंड के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। एक बात तो आपको अच्छे से ये ध्यान में रखनी है। बात अगर इसके आयोजक की करें तो इसका जो आयोजक है वो विश्व कबड्डी संघ है। इसके आयोजक की अगर बात करें तो इसका आयोजन क्या है, वर्ल्ड कबड्डी ने है जो इसका आयोजन क्या है। एक बात ये भी आप थोड़ी सी ध्यान में रख लेना, वर्ल्ड कबड्डी ने क्या किया है, इस कबड्डी विश्व कप 2025 का है जो आयोजन किया है। बहुत बढ़िया तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अब बात हम लोग अगर करें विजेता की, विजेता तो इस इवेंट के अंदर दो वर्गों के अंदर वही पुरुष और महिला दोनों वर्गों के अंदर है जो ये विश्व कप खेला गया है, दोनों वर्गों के अंदर खेला गया है। खो खो विश्व कप भी दो वर्ग के अंदर था। खो खो विश्व कप में पुरुष वर्ग में लगभग आपके 20 टीमों ने भाग लिया और महिला वर्ग के अंदर लगभग 19 टीमों ने भाग लिया था। इसी प्रकार इस कबड्डी विश्व कप में पुरुष वर्ग के अंदर लगभग 9 टीमों ने भाग लिया है
और महिला वर्ग के अंदर लगभग 6 टीमों ने भाग लिया। ये सामान्य सी बातें हैं, ध्यान रखनी है, ऐसा कोई प्रश्न पूछा नहीं जाता है। प्रश्न अगर पूछेंगे तो विजेता का पूछेंगे, कहाँ आयोजन हुआ इसका पूछा जा सकता है। तो विजेता की अगर बात करें, चाहे पुरुष वर्ग हो चाहे महिला वर्ग हो, विजेता हमारा देश भारत ही रहा है। ये बात आपको याद करने की कोई विशेष आवश्यकता मुझे नहीं लग रही है, केवल सामान्य बात ध्यान में रखनी है। चाहे खो खो विश्व कप पूछे, पुरुष महिला वर्ग विजेता भारत। आपको कबड्डी विश्व कप पूछे, पुरुष महिला वर्ग कौन जीता है, भारत ही जीता है। और अगर हम बात उपविजेता की करें, अगर हम बात उपविजेता की करें तो उपविजेता रहा है आपके इसमें ब्रिटेन। जो आयोजक इंग्लैंड देश है, वो दोनों वर्गों के अंदर, यही पुरुष व महिला दोनों वर्गों के अंदर उपविजेता जो रहा है वो कौन रहा है, वो ब्रिटेन देश रहा है। थोड़ा सा ये आप लोग ध्यान में रखेंगे कि विजेता भारत और उपविजेता कौन रहा है, उपविजेता आपके रहा है ब्रिटेन देश रहा है। बढ़िया तरीके से आपको है जो ध्यान में रखना है, ठीक है। थोड़ी सी बात इसके साथ में कबड्डी से जोड़कर ये भी ध्यान में रख लेना कि मार्च 2025 के अंदर एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था। ये थोड़ा सा जोड़ के आप ध्यान में रख लेना कि एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप, एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप, महिला कबड्डी चैंपियनशिप, ये जो चैंपियनशिप आयोजित हुई है मार्च 2025 के अंदर, इसका भी विजेता कौन रहा है, भारत रहा है। इसका विजेता कौन रहा है, भारत रहा है। ये एक्स्ट्रा जानकारी ध्यान में रखना, हो सकता है कि ये भी पूछ लें, क्योंकि मार्च 2025 के अंदर इसका आयोजन किया जाता है एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप का, जिसका विजेता भी कौन रहता है, भारत रहता है। थोड़ी सी जानकारी आपको साथ में ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके बाद में चलते आगे, इंडियन विंटर गेम्स 2025 शीतकालीन जो खेल हैं उनके संबंध में, विंटर मींस क्या होता है, सर्दी, तो शीतकालीन जो खेल हैं उनसे संबंधित है, ध्यान रखना है। हो सकता है कि ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाए, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर का इवेंट है। जो विद्यार्थी कह रहे हैं कि आप अंतरराष्ट्रीय पढ़ा रहे हो, तो उनको तो अच्छे से ध्यान में रखना है कि ये राष्ट्रीय स्तर, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर का नहीं है इवेंट, कैसा है, राष्ट्रीय स्तर का है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बात अगर भारतीय शीतकालीन खेलों की करें, भारतीय इंडियन विंटर गेम्स मतलब भारतीय जो शीतकालीन खेल 2025 से, इनकी अगर बात करें तो इन खेलों का आयोजन 2 चरणों के अंदर किया गया है, 2 चरणों के अंदर किया गया है। और इनके आयोजन का कुछ भी पूछे आपको स्थल पूछे, फिक्स है कि सबसे ज्यादा शीतकालीन जो एरिया भारत के अंदर रहता है वो उत्तरी भारत रहता है। तो उत्तरी भारत में आपको ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो पहला जो चरण हुआ था वो तो लद्दाख के अंदर होता है, दूसरा जो चरण होता है वो जम्मू कश्मीर के अंदर होता है। बस इतना सा ध्यान रखना अलग से, ठीक है। तारीख शायद ही आपसे कोई पूछे, और पूछेंगे तो वो भी थोड़ा सा आप ध्यान कर लेंगे। अगर तारीख की बात करें तो पहला जो संस्करण है वो जनवरी माह के अंदर होता है, और दूसरा जो संस्करण है वो मार्च माह के अंदर होता है। तो सबसे पहले तो आपको इसके आयोजन का ध्यान में रखना है। आयोजन, ये जो शीतकालीन खेल है, भारतीय जो शीतकालीन खेल है, इनके आयोजन के संबंध में आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। 2 चरण के अंदर, एक है प्रथम चरण और एक है दूसरा चरण, दोनों चरण का आपको ध्यान में रखना है। प्रथम चरण की अगर हम लोग बात करें तो ये आपके होता है 23 से 27 जनवरी, 23 से 27 जनवरी 2025 को आयोजित होता है। और आयोजन होता है इसका लेह लद्दाख के अंदर, लेह लद्दाख के अंदर क्या होता है, इन खेलों का आयोजन किया जाता है। 23 से 27 जनवरी 2025 को है जो इनका आयोजन होता है। एक बात तो ये ध्यान में रखनी है। दूसरी बात अगर करें, दूसरा जो इसका संस्करण है वो आपको होता है 9 से 12 मार्च 2025 को, 9 से 12 मार्च 2025 को गुलमर्ग जम्मू कश्मीर के अंदर, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर के अंदर इस दूसरे चरण का आयोजन किया जाता है। हालांकि पहले चरण के अंदर जो टॉप रहता है वो लद्दाख ही रहता है, लद्दाख पदक तालिका में पहले स्थान पर रहता है। लेकिन आपसे जो पूछा जाएगा वो ओवरऑल पूछा जाएगा कि पदक तालिका के अंदर ओवरऑल जो है वो विजेता कौन रहा है, थोड़ा सा इसका आप ध्यान में रखेंगे। अगर बात हम लोग इसके संस्करण की कर लें तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना कि 5वीं बार है जो भारत के अंदर इन शीतकालीन खेलों का है जो आयोजन किया गया है। तो संस्करण इसका आप भले नोट कर लेना, 5वां है जो इसका संस्करण है, 5वां संस्करण है, ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है। 2 चरणों के अंदर, पहला चरण आपके कब हुआ है 23 से 27 जनवरी 2025 को लेह लद्दाख के अंदर, और दूसरा 9 से 12 मार्च 2025 को गुलमर्ग जम्मू कश्मीर के अंदर है जो इन खेलों का आयोजन किया जाता है। संस्करण इसका 5वां है। और पदक तालिका थोड़ी सी आप ध्यान में रख लेना। पहले चरण के अंदर तो टॉप पे कौन रहता है,
लद्दाख रहता है, लेकिन पहला चरण अलग से नहीं पूछा जाएगा। ओवरऑल शीतकालीन खेल 2025 की पदक तालिका अगर आपसे पूछे तो पदक तालिका को थोड़ा दिमाग में रखना है। हमने पहले गेम्स जो देखे थे, जैसे राष्ट्रीय खेल हुए थे, उसमें भी टॉप किसने किया था? सेना ने किया था, सेना ने किया था। तो यहाँ भी पहला स्थान किसका है? सेना का ही है। सेना जो है इसमें पदक तालिका के अंदर आपके पहले स्थान पर रहती है और लगभग 18 पदक है जो जीते हैं। 18 पदक, 18 पदक जीतकर पदक तालिका के अंदर पहला स्थान सेना का है, जिसमें आपके 7 स्वर्ण हैं, 5 आपके रजत हैं और 7 5 12 6 18 6 आपके कांस्य पदक है, ध्यान में रखना है। 7 स्वर्ण पदक, 5 रजत पदक और 6 कांस्य पदक के साथ में पदक तालिका में पहला जो स्थान है वो किसका रहता है? वो सेना का रहता है। दूसरा स्थान रहता है हिमाचल प्रदेश राज्य का। हिमाचल प्रदेश जो राज्य है वो 16 पदक के साथ में दूसरे स्थान पर है। 16 पदक के साथ में कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है, जिनमें इन्होंने जीते हैं 4 स्वर्ण, 5 रजत और 7 कांस्य। 4 5 9 7 16 बोले लिखना है तो नोट कर ले, 4 5 7 4 5 7, मतलब क्रम में ऐसे लिख रहा हूं। गोल्ड है, आपके सिल्वर है, उसके बाद ब्रॉन्ज है, तीनों इस प्रकार ही ध्यान में रखने। ये पीछे जो लिखे हैं स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक। तो दूसरे स्थान पर कौन रहा है? हिमाचल प्रदेश जो राज्य है वो आपके रहा है। और तीसरा स्थान रहा है लद्दाख का। लद्दाख जो प्रथम चरण का आयोजन करता है, लद्दाख ने कुल जो पदक जीते हैं ये 7 पदक जीते हैं। 7 पदक जीते हैं और लगभग सारे पदक पहले ही चरण के अंदर जीते हैं और पहला चरण इन्होंने टॉप किया था, ध्यान में रखना है। तो पदक तालिका ध्यान रखनी है। भारतीय शीतकालीन खेल 2025 के संबंध में आयोजन लेह लद्दाख व गुलमर्ग जम्मू कश्मीर, ऐसे भी पूछा जा सकता है। इसका आयोजन चरण छोड़ के सीधा पूछे तो भी आपको दोनों स्थान बताने, और चरण के हिसाब से पूछे तो भी आपको समझ में बात आ गई होगी। इसके बाद में है शीतकालीन एशियाई खेल 2025। जैसे ये शीतकालीन खेल अभी हमने देखे थे, ये भारतीय खेल थे, इसी प्रकार शीतकालीन खेल जो एशियाई है उनका भी आयोजन होता है। ये केवल और केवल आपको ध्यान में रखना है। इसके बारे में शायद ही कोई अलग से आपसे स्पेशल जो प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि इन खेलों का आयोजन तो आपको होता है 7 से लगभग 14 फरवरी, 7 से 14 फरवरी 2025 को चीन के अंदर। अगर आयोजन की ध्यान रखना है तो बोले लिख लो, फिर आपको सर इंटरनेशनल हो गया है ना। आयोजन आयोजन होता है इसका 7 से 14 फरवरी 2025 को चाइना के अंदर, चीन के अंदर है जो इन शीतकालीन खेलों का आयोजन किया जाता है। एक बात तो ये ध्यान में रखनी है, ठीक है। और बात अगर इसके संस्करण की करें तो संस्करण था इसका 9वां। संस्करण क्या था? 9वां, ठीक है, 9वां संस्करण था, ठीक है। भारत ने कोई भी पदक नहीं जीता है, भारत ने कोई पदक नहीं जीता है। केवल और केवल ये ध्यान में रख लेना अगर प्रश्न पूछे तो, कि भारत के 59 खिलाड़ियों के दल ने भाग लिया था। इसमें क्या लिया था? भारत के 59 खिलाड़ियों के दल ने भाग लिया, ठीक है। लेकिन पदक नहीं जीता है, पदक 0, कोई पदक है जो भारत ने नहीं जीता है। शीतकालीन खेलों के अंदर अब तक भारत ने कभी पदक, मैंने सुना नहीं है कि शीतकालीन एशियाई खेलों के अंदर भारत ने है जो पदक जीता है, तो नहीं जीता है। केवल आपसे पूछेंगे तो यही पूछेंगे कि एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में भारत के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया है। या हो सकता है कि आपको घुमाने के लिए ये भी पूछ लें कि आपका दिमाग घुमाने के लिए भारत ने कितने पदक जीते हैं। तो पदक का ध्यान रख लेना कि भारत ने किसी प्रकार का कोई पदक इन खेलों के अंदर है जो नहीं जीता है, ठीक है। इसके बाद में है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 ये भी अंतरराष्ट्रीय इवेंट है जो आपके क्रिकेट से संबंधित है। आईसीसी जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है, इसके संबंध में ध्यान में रखना है। विजेता आप सभी क्रिकेट प्रेमी है तो ध्यान में होगा आपको, लेकिन बात करते हैं हम सबसे पहले इसके आयोजन की। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन, इसका जो आयोजन है वो किया जाता है आपके लगभग 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक। 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक, 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक है जो इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। और आयोजन किया जाता है पाकिस्तान के अंदर। क्या होता है? पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी देश है, इस पाकिस्तान देश के अंदर है जो आयोजन किया जाता है।
लेकिन भारत के सभी मैच संयुक्त अरब अमीरात के अंदर होते हैं। भारत ने इनकार कर दिया था कि हम पाकिस्तान के अंदर जाकर है जो ये टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे। फिर आईसीसी ने भारत को इस प्रतियोगिता में राजी करने के लिए भारत के जो सारे मैच है वो कहाँ रखे हैं, वो रखे थे संयुक्त अरब अमीरात के अंदर। फिर उन्होंने कहा कि अगर भारत सेमीफाइनल पहुंचता है तो सेमीफाइनल भी कहाँ होगा, दुबई के अंदर होगा। अगर भारत फाइनल पहुंचता है तो फाइनल भी कहाँ होगा, दुबई के अंदर होगा। और सौभाग्य ये था कि भारत सेमीफाइनल भी पहुंचा, भारत फाइनल भी पहुंचा और आखिरकार फाइनल भी कहाँ होता है, यूएई के दुबई के अंदर होता है। दुबई इंटरनेशनल जो स्टेडियम है इसमें आपकी क्या होता है, इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल होता है और भारत ही जीतता है। तो इसलिए ये चैंपियंस ट्रॉफी जीता कौन है, भारत जीता है। सामान्य सी बात है, केवल ध्यान में रखनी है। 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 को क्या किया जाता है, इसका आयोजन किया जाता है। थोड़ा सा आप इसको नोट कर लेंगे। इसका विजेता विजेता भारत है जो इसका विजेता रहा है, इसलिए ये आपसे पूछा जा सकता है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है, भारत ने जीता है। और भारत ने ये जो खिताब है ये आपके चौथी बार जीता है। 3 बार पूर्व भारत, एक बार संयुक्त विजेता रह चुका है, 2 बार और है जो जीत चुका है, चौथी बार है जो भारत ने क्या जीता है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है। भारत के जो इसमें कप्तान थे वो रोहित शर्मा थे। अगर कप्तान की बात करें, वैसे सामान्य बात है, सभी जानते हैं आप लोग, भारत के जो कप्तान थे वो कौन थे, रोहित शर्मा थे। और भारत की अगर बात करें तो भारत ने तीसरी बार जीता, सॉरी चौथी बार नहीं, तीसरी बार, थोड़ा सा इसका अलग से ध्यान रख लेना। तीसरी बार है जो क्या जीता है, ये आपके जीता है। एक बार संयुक्त विजेता रहा था, एक बार महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी के अंदर जीता था और एक बार अब रोहित शर्मा की कप्तानी में है जो भारत जीता है। तीसरी बार आपके आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब भारत ने जीता है, ध्यान रख लेना। भारत फाइनल के अंदर जो हराता है, जो विजेता टीम रहती है वो रहती है आपके न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड को लगभग 4 विकेट से हराता है, 4 विकेट से ये मैच हराता है, ध्यान रखना है। तो उपविजेता इसमें न्यूजीलैंड की टीम है जो रहती है, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड की टीम क्या रहती है इसमें आपके उपविजेता रहती है। इसमें एक गोल्डन बैट का पुरस्कार दिया जाता है, जो सबसे ज्यादा रन बनाता है उसको वो दिया जाता है आपके रचिन रविंद्र करके न्यूजीलैंड के खिलाड़ी, उनको दिया जाता है। और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले को गोल्डन बॉल का पुरस्कार दिया जाता है, वो मैट हेनरी करके हैं, उनको दिया जाता है। केवल और केवल सामान्य ध्यान रखना है। फिर एक गोल्डन बैट ये रचिन रविंद्र करके हैं, रविंद्र न्यूजीलैंड के आर रविंद्र, उनको दिया जाता है। और एक है गोल्डन बॉल, गोल्डन बॉल सबसे ज्यादा आपके जो विकेट लेता है उस खिलाड़ी को दी जाती है गोल्डन बॉल। और गोल्डन बॉल दी जाती है मैट हेनरी करके हैं, मैट हेनरी, ये भी आपके न्यूजीलैंड के, दोनों ही खिलाड़ी किसके हैं, न्यूजीलैंड देश के हैं, थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। इंटरनेशनल है, फिर आप सोचोगे कि सर कहते बड़ा इंटरनेशनल बतान डूब गया, लेकिन ये केवल और केवल सामान्य चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है, क्योंकि बहुत सारे हम जो क्लास ले रहे हैं में अन्य जो भी भर्तियां उनके लिए भी ये उपयोगी साबित हो, इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान में रखें। इंटरनेशनल स्तर की कोई बात पूछी जाए तो भी हमारे सही होना चाहिए, ठीक है। तो आयोजन 19 फरवरी से 9 मार्च को पाकिस्तान के अंदर। भारत के सारे मैच कहाँ होते हैं, दुबई के अंदर होते हैं ना, यूएई। भारत के सारे मैच कहाँ होते हैं, यूएई संयुक्त अरब अमीरात में। दुबई जो इंटरनेशनल स्टेडियम है, इस एक ही स्टेडियम के अंदर भारत के सारे मैच कहाँ होते हैं, सारे के सारे मैच दुबई के अंदर होते हैं। अगर स्थान की बात करें तो थोड़ा सा ये भी आप लोग ध्यान में कर लेंगे, ठीक है। भारत इसका विजेता रहता है और तीसरी बार है जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब उठाता है। उसके बाद में है डब्ल्यूपीएल। डब्ल्यूपीएल ये भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रख लेंगे। जैसे पिछले क्लास के अंदर हमने आईपीएल पढ़ा था, वो भी राष्ट्रीय स्तर का प्राइवेट लीग था, और ये भी आपके राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का प्राइवेट लीग है। जैसे वो इंडियन प्रीमियर लीग है तो ये वुमेन प्रीमियर लीग है, और महिलाओं के लिए आईपीएल की तर्ज पर शुरू किया गया क्रिकेट के अंदर टूर्नामेंट है। थोड़ा सा आप इसके संबंध में ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके आयोजन की। आयोजन सामान्य सी बात है, इनका आयोजन भारत के अंदर होता है। केवल और केवल आपको तारीख ध्यान में रखनी है। तो 14 फरवरी से जो आयोजन है वो किया जाता है आपके 14 फरवरी से 15 मार्च, लगभग 15 मार्च 2025 को आयोजन होता है। भारत के अलग अलग वेन्यू के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। बात अगर इसके संस्करण की करें, बात हम लोग संस्करण की करें तो संस्करण इसका था आपके तीसरा, संस्करण ये तीसरा है।
तीसरा संस्करण है। बस ये थोड़ी सी बात ध्यान में रख लेना कि तीसरा संस्करण इसका है और आयोजन 14 फरवरी से 15 मार्च 2025 तक इसका आयोजन किया जाता है। एक बात ये भी अच्छे से आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो है इसका विजेता। विजेता तो विजेता जो टीम रहती है वो रहती है आपके मुंबई इंडियंस। महिला वर्ग के अंदर मुंबई इंडियंस, जिनको एमआई बोलते हैं, तो मुंबई इंडियंस आपके इसमें क्या रहती है, विजेता रहती है। और अगला है उप विजेता। उप विजेता, उप विजेता जो रहती है वो रहती है दिल्ली कैपिटल्स। डीसी की जो टीम है वो क्या रहती है, आप इसके उप विजेता रहती है। शॉर्ट में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स दोनों ध्यान रखने हैं। विजेता मुंबई इंडियंस रहती है और उप विजेता आपके दिल्ली कैपिटल्स की टीम रहती है। हरमनप्रीत कौर, हरमनप्रीत जो कौर है वो आपके इसके कैप्टन रहती हैं। बस इतनी सी बातें ध्यान रखनी है, ज्यादा एक्स्ट्रा प्राइवेट लीग के बारे में पूछने के चांस नहीं रहते हैं, फिर भी थोड़ी सी बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में है रणजी ट्रॉफी 2025। रणजी ट्रॉफी 2025 की हम लोग बात करने वाले हैं। रणजी ट्रॉफी की अगर बात करें तो एक तो ये आपके क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है, आप सभी लोग जानते हैं क्रिकेट से संबंधित है और भारत का घरेलू टूर्नामेंट है। भारत का घरेलू टूर्नामेंट है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। भारत के घरेलू टूर्नामेंट के अंदर टेस्ट फॉर्मेट है। टेस्ट फॉर्मेट के अंदर रणजी टूर्नामेंट भारत का सबसे बड़ा घरेलू टूर्नामेंट है, जिसमें भारत के अंदर विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली जो टीमें हैं वो आपस में खेलती है और एक लंबा चलने वाला टूर्नामेंट है। तो हाल ही के अंदर रणजी जो टूर्नामेंट है वो 2024-25 का आयोजन हुआ है। इसका जो आयोजन होता है 2024 से लगाकर 25 तक लंबा चलता है, लगभग 2 महीने का टूर्नामेंट रहता है। क्रिकेट का घरेलू स्तर का सबसे बड़ा टूर्नामेंट कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। टेस्ट फॉर्मेट के अंदर ये टूर्नामेंट खेला जाता है, तो हाल ही के अंदर हुआ है। थोड़ा सा आप इसका ध्यान रख लेंगे। लगभग इसमें 38 टीमों ने है जो भाग लिया है। आपको इसमें ध्यान देना, एक तो विजेता का हो सकता है आपसे पूछेंगे अगर तो विजेता का ही पूछेंगे, और दूसरा आपको इसमें ध्यान देना है उप विजेता का। दो बातें तो बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है। अगर पूछे तो विजेता इसमें कौन रहा है वो पूछा जा सकता है, या इसमें उप विजेता कौन रहा है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें विदर्भ की जो टीम है, विदर्भ की जो टीम है वो रहती है आपके विजेता रणजी टूर्नामेंट के अंदर, और जो उप विजेता रहती है वो रहती है आपके केरल की टीम। केरल की जो टीम है वो इसमें उप विजेता रहती है। बस दो बातें ये बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है, विजेता विदर्भ की टीम और उप विजेता जो रहती है वो आपकी रहती है केरल की टीम। और एक और बात इसमें ध्यान रखें तो आप रख लें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ जो खिलाड़ी है वो अगर पूछा जाए तो वो थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगर डीपली जाकर करंट का कोई प्रश्न आपसे पूछेंगे तो हो सकता है ये पूछ लें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हर्ष दुबे। हर्ष दुबे जो है विदर्भ की टीम के खिलाड़ी थे और ये इस टूर्नामेंट के क्या रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे हैं। बस रणजी ट्रॉफी के संबंध में आपको केवल और केवल इतनी बातें ही ध्यान में रखनी है। इसके बाद में है आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप। महिला T20 विश्व कप है, आईसीसी का है, और अंडर 19 टूर्नामेंट है, महिला वर्ग का है। इतनी बातें ध्यान रखनी है, विश्व कप है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं इसके आयोजन की। आयोजन, आपको इनकी आयोजन की तिथि कोई नहीं पूछेंगे, सामान्य जानकारी के लिए केवल और केवल आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो इसका जो आयोजन होता है वो होता है आपके 18 जनवरी से 2 फरवरी तक। 18 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक इसका जो आयोजन किया जाता है वो मलेशिया देश के अंदर किया जाता है। मलेशिया के अंदर इसका आयोजन होता है। एक बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है। दूसरी बात है इसका संस्करण, दूसरी बात है इसका संस्करण। इसका जो संस्करण है वो है आपके दूसरी बार है जो अंडर 19 के अंदर महिला T20 का विश्व कप आयोजित हुआ है। दूसरी बार ही ये आयोजित हुआ है, ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। और अब आपके लिए जो सबसे काम की चीज है वो है इसका विजेता। विजेता आपसे पूछा जा सकता है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसका जो विजेता रहा है वो हमारा देश भारत रहा है। भारत ने ये टूर्नामेंट जीता है। भारत की महिला टीम अंडर 19 ने अंडर 19 महिला T20 आईसीसी का विश्व कप जीता। बहुत बड़ी बात है, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात है इसका उपविजेता। उपविजेता सामान्य से ध्यान रखना है, भारत ने किसको हराया है फाइनल के अंदर, वो हो गए आपके उपविजेता। उपविजेता रहती है इसमें दक्षिणी अफ्रीका की जो टीम है वो इसमें क्या रहती है, उपविजेता। दक्षिण अफ्रीका की जो टीम है
वो इसमें आपके उप विजेता रहती हैं, ये ध्यान में रखना है। और इस टूर्नामेंट की जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी या प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हम बात करें, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की अगर हम लोग बात करें, वो आपके रही हैं गोगा डी त्रिशा। गोगा डी त्रिशा, ध्यान रखना है, गोगा डी, कहीं डी या डी जो भी लिखा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है। गोगा डी त्रिशा जो है इस टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रही है, इस टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रही है। इन्होंने आपके फाइनल के अंदर मैन ऑफ द मैच भी रही है, फाइनल के अंदर मैन ऑफ द मैच भी गोगाडी त्रिशा रही है। और इस टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी कौन रही है, गोगाडी त्रिशा रही है, ध्यान में रखना है। और भारत की पहली ऐसी महिला प्लेयर है जिन्होंने आईसीसी के T20 इवेंट के अंदर अंडर 19 में शतक भी बनाया था। इन्होंने क्या बनाया था, शतक भी बनाया था। तो थोड़ा सा ये भी केवल सामान्य जानकारी की बातें हैं, ध्यान में आपको रखनी है। भारत इसका क्या रहा है, विजेता रहा है। ठीक है। और अंडर 19 का अगला जो T20 विश्व कप है, अंडर 19 का आगामी जो T20 विश्व कप है, उसकी अगर हम लोग बात करें तो वो होगा बांग्लादेश के अंदर। बस केवल और केवल ध्यान में रखना है, अगला जो विश्व कप होगा वो बांग्लादेश के अंदर आयोजित होगा। और लगभग आपके 2027 के अंदर, 2027 के अंदर है जो इसका आयोजन किया जाएगा। 2027 के अंदर अगला आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप बांग्लादेश इसका मेजबान होगा, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में है संतोष ट्रॉफी, है ना, संतोष ट्रॉफी, हाँ, आईसीसी महिला T20 विश्व कप। और इसके बाद में है संतोष ट्रॉफी। इससे जोड़कर एक बात और आप भले ध्यान में रख लें, है ना, हाँ, एक बात और ध्यान में रख लें इसके संबंध में, वो है अंडर 19 महिला, अंडर 19 महिला एशिया कप, अंडर 19 महिला एशिया कप। थोड़ा सा आप देख लें भले उसको भी अगर पूछ ले तो, अंडर 19 महिला, महिला एशिया कप 2025, अंडर 19 महिला एशिया कप 2025 या 24 के अंदर, दिसंबर के अंदर इसका आयोजन होता है। थोड़ा पुराना टूर्नामेंट है, हो सकता है आपसे जोड़कर ये पूछ लिया जाए, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसका जो आयोजन होता है वो मलेशिया के अंदर होता है, आयोजन इसका मलेशिया के अंदर होता है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। और विजेता, हम केवल विजेता की बात करेंगे, पूछे तो आपको ध्यान रखना है विजेता, इसका विजेता अंडर 19 महिला एशिया कप का जो विजेता रहा है वो रहा है आपके भारत, भारत तो रहा है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ है, इसका भी आयोजन मलेशिया के अंदर हुआ है। अंडर 19 अभी हमने T20 विश्व कप देखा था, ये अंडर 19 महिला एशिया कप है, महिला एशिया कप है, ये ध्यान रखना है। विजेता इसमें कौन रहता है, विजेता भारत में भारत ही रहता है। और आपके जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बोले, चाहे आपके मैन ऑफ द मैच बोले, कुछ भी बोले, वही गोगाडी त्रिशा है, गोगाडी त्रिशा जो है वही इसमें सबसे बेस्ट खिलाड़ी रहती हैं। और उप विजेता इसमें रहता है, उप विजेता जो रहता है वो बांग्लादेश रहता है, बांग्लादेश इसमें उप विजेता रहता है, ये ध्यान में रखना है। भारत ने ये टूर्नामेंट जीता है, हो सकता है ये भी कभी जोड़ के पूछ लें, तो केवल सामान्य जानकारी के लिए ध्यान में रखना है। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे संतोष ट्रॉफी की। जिस प्रकार घरेलू टूर्नामेंट के अंदर अभी हमने रणजी ट्रॉफी की बात की थी राष्ट्रीय स्तर में, तो वो क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। उसी प्रकार का संतोष जो ट्रॉफी है ये फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है भारत के अंदर। घरेलू टूर्नामेंट की हम बात करें तो संतोष ट्रॉफी भारत की सबसे बड़ा जो घरेलू टूर्नामेंट के अंदर इसको गिना जाता है। तो इसका संबंध तो फुटबॉल से, एक बात तो ये ध्यान में रखनी है। और हाल ही के अंदर इसका 38वां संस्करण की अगर बात करें तो कौन सा संस्करण है, इसका 38वां संस्करण है वो आयोजित हुआ है, 38वां संस्करण खेला गया है। एक बात ये ध्यान में रखनी है, हाल ही के अंदर 38वें संस्करण का इसमें आयोजन किया गया है। और आपको ध्यान रखना है इसका विजेता, उपविजेता, ये थोड़ी सी बातें थोड़ी सी ध्यान में रख लेना। संतोष ट्रॉफी विजेता और उपविजेता। तो विजेता जो इसमें आपके रहा है वो तो रहा है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल वैसे फुटबॉल के लिए भारत के अंदर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो राज्य है वो पश्चिम बंगाल, केरल, यही रहते हैं। तो इसमें विजेता पश्चिम बंगाल रहा है और उप विजेता केरल की टीम रही, उप विजेता केरल की टीम रही है, ये बात ध्यान में रखनी है। संतोष ट्रॉफी 2024-25 संस्करण 78वां, सॉरी 38वां नहीं है, 38 तो इसमें टीमों ने भाग लिया था, है ना। संस्करण इसका 78वां है, 78वां संस्करण है और लगभग 38 टीमों ने इसके अंदर
भाग लिया है। विजेता इसमें पश्चिम बंगाल रहता है, उप विजेता इसके अंदर केरल रहता है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। और रॉबी हंसदा जो है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी इसमें अगर देखना है आपको, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी तो वो रहे हैं आपके रॉबी हंसदा। रॉबी हंसदा रहे हैं, ये पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं, पश्चिम बंगाल के खिलाड़ी हैं। रॉबी हंसदा जो है, जो आपके सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी इस संतोष ट्रॉफी 2024-25 के रहे हैं, ये बात ध्यान में रखनी है। अगला है विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024-25। विश्व शतरंज चैंपियनशिप दिसंबर के अंदर खेली गई थी। केवल और केवल आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो विजेता है उनको भारत के अंदर जो भारत का सर्वश्रेष्ठ खेल रत्न पुरस्कार है वो भी दिया गया है। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी को इन्होंने इस टूर्नामेंट के अंदर हराया था। तो आयोजन वगैरह का ध्यान रहे नहीं रहे, लेकिन ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। इसका आयोजन तो वैसे दिसंबर 2024 के अंदर होता है, और दिसंबर 2024 के अंदर इसका आयोजन होता है आपके सिंगापुर के अंदर आयोजन होता है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप है, विजेता भारत के डी गुकेश रहते हैं। डी गुकेश, ये नाम बहुत अच्छी तरीके से आपको ध्यान करना है, क्योंकि बाद में इनको भारत का जो सर्वश्रेष्ठ खेल रत्न पुरस्कार 2024 से हमने पहले पढ़ चुके हैं, वो भी किसको दिया गया है, डी गुकेश को दिया गया है। तो डी गुकेश नाम आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। और इन्होंने जो आपके डिंग लिरेन है, इनको फाइनल के अंदर हराया था। डिंग लिरेन को क्या है, फाइनल के अंदर हराया था। नॉर्वे के खिलाड़ी हैं और विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी हैं, उनको हराकर डी गुकेश ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है, ये बात ध्यान रखेंगे। के बाद है एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025। एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 की बात करें तो इसका भी आयोजन होता है लगभग फरवरी के अंदर, फरवरी 2025 के अंदर इसका आयोजन आपके होता है दोहा के अंदर। इसका आयोजन दोहा कतर के अंदर होता है, इसका आयोजन होता है। लेकिन इसका जो विजेता रहता है वो नाम आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है, और इसके विजेता रहते हैं पंकज आडवाणी। और पंकज आडवाणी कौन है, भारत के स्नूकर के सबसे बढ़िया खिलाड़ी हैं पंकज आडवाणी भारत। विजेता कौन रहा है, भारत के पंकज आडवाणी रहा है। तो इसलिए ये नाम भी छोटे छोटे हैं, केवल ध्यान में रखना है। जिस प्रकार जो शतरंज चैंपियनशिप थी वो डी गुकेश ने जीती थी, और एशियाई स्नूकर जो चैंपियनशिप 2025 है वो पंकज आडवाणी ने जीते हैं। भारत के ये प्लेयर आपके हैं। इसके बाद में है पेरिस ओलंपिक 2025। 2024 अच्छे से ध्यान रखना है। ओलंपिक इवेंट है, तो इनसे जोड़कर भी प्रश्न आपसे किया जा सकता है। भले ही इनका आयोजन 2024 के अंदर हुआ है, लेकिन ये सदाबहार खेल हैं और राष्ट्रीय स्तर के करंट के अंदर अच्छे से जिन खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया है उनको इस इंटरनेशनल का जो सबसे बड़ा खेल आयोजन है, विश्व स्तर का जो सबसे बड़ा खेल आयोजन है वो आपके पेरिस ओलंपिक 2024 है। इससे संबंधित हालांकि अपने CCA के यूट्यूब पर अलग से स्पेशल क्लास है पूरे इस खेल आयोजन की, लेकिन फिर भी अभी हम चतुर्श्रेणी स्पेशल पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा आप इसका अच्छे से साथ में ध्यान में रखेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024, ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 की हम लोग बात करने वाले हैं। और पेरिस ओलंपिक 2024 के संबंध में आपको ज्यादा डेट टू डेट कॉन्सेप्ट ध्यान में रखने की कोई आवश्यकता इसमें नहीं है, केवल और केवल कुछ बातें हैं विशेष रूप से जो आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके ध्वजवाहक की। उद्घाटन समारोह के अंदर जो इसके ध्वजवाहक रहते हैं वो एक तो रहते हैं आपके पीवी सिंधु भारत की शटलर खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं पीवी सिंधु। वह और शरत जो कमल है, टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, शरत अंजना कमल करके इनका पूरा नाम है, शरत कमल, इतना सा ध्यान रख लेना। उद्घाटन कार्यक्रम के अंदर भारत के जो ध्वजवाहक रहते हैं वो आपके पीवी सिंधु और शरत कमल रहते हैं। और समापन के अंदर रहते हैं PR श्रीजेश हॉकी के खिलाड़ी हैं, और इनके साथ पे रहती हैं मनु भाकर शूटिंग की खिलाड़ी हैं, है ना, निशानेबाजी की खिलाड़ी हैं। ये क्या रहती है, समापन समारोह के अंदर ध्वजवाहक रहते हैं। केवल और केवल आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन इसमें है जो
उद्घाटन में ध्वजवाहक रहा है, कौन समापन में रहा है। हालांकि ये प्रश्न पूछने की संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी पेरिस ओलंपिक, जब तक पेरिस ओलंपिक के बाद में नया ओलंपिक इवेंट आयोजित नहीं होता है तो तब तक ये आपके लिए करंट बना रहेगा, तब तक करंट का इश्यू बना रहेगा। कभी भी है जो किसी भी एग्जाम के अंदर, चतुर्श्रेणी का कारण नहीं है, किसी भी एग्जाम के अंदर इस ओलंपिक इवेंट से संबंधित, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा जो खेल आयोजन है वो ओलंपिक होता है और उससे संबंधित प्रश्न आपसे किया जा सकता है। खेल की अगर बात करें तो पीवी सिंधु बैडमिंटन से है, सत कमल टेबल टेनिस से है, पीआर श्रीजेश हॉकी के गोलकीपर। इन्होंने इस ओलंपिक के बाद में हॉकी को अलविदा भी बोल दिया है, हॉकी से संन्यास भी ले लिया है। भारत के सबसे प्रसिद्ध गोलकीपर रहे हैं। और मनु भाकर निशानेबाजी से संबंधित हैं, शूटिंग से संबंधित हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हम लोग बात करेंगे स्पेशली इसमें भारत की, है ना, भारत का क्या प्रदर्शन रहा है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भारत ने इस पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर क्या प्रदर्शन किया है। तो 1 रजत पदक भारत ने जीता है। कितना रजत जीता है? 1 रजत और 5 कांस्य, 1 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 6 पदक भारत ने जीते हैं। 6 पदक जीतकर जो तालिका, पदक तालिका होती है, इस तालिका के अंदर भारत 71वें स्थान पर है, 71वें स्थान पर है। देखो, भारत की विश्व स्तर पर खेल इवेंट में यह स्थिति है कि भारत पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर पदक तालिका में कौन से स्थान पर है? 71वें स्थान पर। और कोई किसी प्रकार का स्वर्ण पदक भारत ने नहीं जीता है। मैं क्या कह रहा हूं, ओलंपिक के अंदर कांस्य पदक जीतना बहुत बड़ी बात होती है भारत के लिए विशेष रूप से, इसलिए भारत ने कोई किसी प्रकार का स्वर्ण पदक नहीं जीता है। एकमात्र रजत पदक है नीरज चोपड़ा, आप सभी जानते हैं, जिन्होंने पिछले ओलंपिक के अंदर स्वर्ण पदक जीता था और इस ओलंपिक में रजत पदक जीता है और 5 कांस्य सहित कुल 6 पदक जीते हैं। तो पदक देख लेते हैं शॉर्ट के अंदर कि पदक किस किसने जीते हैं। पदकों की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे रजत पदक की। रजत पदक जो है वो जीता है आपके नीरज चोपड़ा ने, नीरज चोपड़ा, है ना, सभी जानते हैं आप, जेवलिन थ्रो के भारत के सबसे प्रसिद्ध, सबसे बढ़िया खिलाड़ी अगर कोई है वो आपके कौन है? नीरज चोपड़ा, हरियाणा राज्य से संबंधित हैं और जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं, जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। इन्होंने फाइनल के अंदर 89.45 मीटर का, 89.45 मीटर का थ्रो करके है जो कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है, रजत पदक जीता है। और जेवलिन थ्रो के अंदर देखने की वैसे कोई जरूरत नहीं है, फिर भी आप नोट कर लें, जेवलियन थ्रो के अंदर इन्होंने ये पदक जीता है। भाला फेंक से ये संबंधित है ना, जेवलिन थ्रो की जगह कहीं भाला फेंक लिखा हुआ है तो भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि जेवलिन थ्रो, भाला फेंक जो भी हम बात करें, इसके अंदर इन्होंने क्या जीता है? रजत पदक। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो फिर आता है आपके कांस्य पदक, है ना, कांस्य पदक 2 नंबर पे जो आता है वो आता है कांस्य पदक। और कांस्य पदक कुल 5 भारत ने है जो पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर जीते हैं। एक तो नाम ध्यान में रखना आपको, मनु भाकर, है ना, मनु भाकर। मनु भाकर की अगर बात करें तो मनु भाकर ने 1 नहीं 2 कांस्य पदक जीते, 1 नहीं 2 कांस्य पदक जीते हैं। और ये कांस्य पदक आपके मनु भाकर ने शूटिंग के अंदर देखो, समापन समारोह की ध्वजवाहक भी मनु भाकर रही है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखेंगे। मनु भाकर ने 1 नहीं आपके कितने जीते हैं? 2 कांस्य पदक जीते हैं। यहाँ इनका स्कोर रहा था 221.7 का, 221.7 के स्कोर के साथ कांस्य पदक जीता है। दूसरा जो इनका कांस्य पदक है, दूसरा जो कांस्य पदक है वो मनु के साथ में थे सरबजोत सिंह, सरबजोत सिंह थे। इन दोनों ने मिक्स वर्ग के अंदर क्या जीता है? निशानेबाजी के अंदर आपने जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर, 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के अंदर मनु भाकर ने एकल स्पर्धा के अंदर भी जीता है और मिक्स के अंदर भी सरबजोत सिंह के साथ में मिलकर जीता है। 25 मीटर में भी हालांकि फाइनल के अंदर गए थे लेकिन पदक चौथी पोजीशन पर रहे थे, पदक नहीं जीत पाए थे। तो बहुत बढ़िया प्रदर्शन मनु भाकर का इसके अंदर रहा है और इनको 2024 का आपके खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गए हैं, अच्छे से हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है। इसके बाद में अगर बात करें तीसरा जो कांस्य पदक है तो वो है आपके सौप्लिन कुसाले, सौपिनन कुसाले महाराष्ट्र के खिलाड़ी हैं, महाराष्ट्र के खिलाड़ी हैं और इन्होंने भी निशानेबाजी के अंदर 50 मीटर में, 50 मीटर एयर राइफल के अंदर, 50 मीटर एयर राइफल के अंदर क्या जीता है आपके? कांस्य पदक जीता है। स्वप्निल जो कुसाले हैं महाराष्ट्र के हैं, मनु भाकर हरियाणा की हैं, सरबजोत सिंह पंजाब के हैं, इन्होंने क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। ये सारे इवेंट कहाँ आ रहे हैं? निशानेबाजी का आ रहे हैं। निशानेबाजी में भारत ओलंपिक के अंदर लगभग हर वर्ष है जो पदक जीतता है। 2 इवेंट ऐसे, एक निशानेबाजी और एक रेसलिंग, और पिछले 2 ओलंपिक से जेवलिन थ्रो और हॉकी, इनके अंदर भी भारत के क्या आ रहे हैं?
पदक आ रहे हैं, अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। चौथा अगर हम लोग बात करें तो वो मैं कह रहा हूं रेसलिंग, कुश्ती के अंदर, कुश्ती के अंदर अमन सहरावत, अमन सहरावत युवा कुश्ती के खिलाड़ी हैं, हरियाणा से संबंधित है ये भी अमन सहरावत। इन्होंने कुश्ती के अंदर क्या जीता है, कांस्य पदक जीता है। बहुत बढ़िया तरीके से इनका नाम ध्यान में रखना है, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। कुश्ती के अंदर लगभग आपके 59 वर्ग के अंदर, 59 वर्ग के अंदर इन्होंने जीता है, अमन सहरावत ने कुश्ती में जीता है। और पांचवा जो स्वर्ण कांस्य पदक है, स्वर्ण तो जीत जाए तो बल्ले बल्ले है, कांस्य पदक पांचवे की अगर बात करें तो भारतीय हॉकी टीम ने, भारतीय हॉकी जो टीम है, भारतीय हॉकी टीम ने आपके कांस्य पदक जीता है लगातार दूसरी बार। हरमनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं, इनके नेतृत्व के अंदर भारत ने पिछले ओलंपिक में भी कांस्य पदक जीता था और इस ओलंपिक में भी कांस्य पदक जीता है। और जो दीवार का काम किया था वो PR श्रीजस भारत के क्या रहे हैं, आपके गोलकीपर रहे हैं, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब थोड़ी सी बात आपको अलग से इसमें जो ध्यान में रखनी है वो राजस्थान के संबंध में रखनी है, राजस्थान के संबंध में रखनी है। राजस्थान के दो खिलाड़ियों ने भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया है इस पेरिस जो ओलंपिक 2024 है, इसके अंदर दोनों ही खिलाड़ी आपके क्या है, निशानेबाजी से संबंधित हैं, निशानेबाजी से संबंधित हैं। एक है अनंतजीत सिंह नरूका, है ना, मैं कहता हूं पर आपको दिखेगा नहीं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, है ना, अनंतजीत सिंह ने लिया है। और दूसरे हैं आपके महेश्वरी चौहान। ये जो दो खिलाड़ी हैं निशानेबाजी से संबंधित हैं, दोनों ने राजस्थान की ओर से इस आपके पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व किया। हो सकता है ये प्रश्न पूछा जाए, शायद पूछा भी गए हैं पहले कोई एग्जाम के अंदर, कौन से राजस्थान के खिलाड़ियों ने इसके अंदर भाग लिया है। तो दो खिलाड़ी नाम ध्यान रखें, अनंतजीत सिंह नरूका और महेश्वरी चौहान ने निशानेबाजी के अंदर इस पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लिया है। बस इतनी सी बातें ही आपको इसके संबंध में ध्यान में रखनी है। अगला है पेरिस पैरा ओलंपिक 2024। ये भी जैसे ही ओलंपिक का इवेंट होता है उसके बाद में पेरिस पैरा ओलंपिक का इवेंट होता है। और इसके अगर संस्करण की बात करें, तो ये 23वीं बार, हाल ही के अंदर इसका 23वां है जो संस्करण आयोजित हुआ है। और पेरिस पैरा ओलंपिक, जहां ओलंपिक होता है वहीं पर पैरा ओलंपिक भी होता है। ओलंपिक के बाद में जो पैरा खिलाड़ी होते हैं, जो विकलांग वगैरह जो खिलाड़ी होते हैं, उनके लिए इस ओलंपिक का है जो आयोजन किया जाता है। तो ये आपके लगभग फरवरी महीने के अंदर इस ओलंपिक संस्करण का ध्यान में नहीं रखना है, केवल और केवल आपको मोस्ट बातें भारत से संबंधित ही ध्यान में रखनी, क्योंकि 2024 के अंदर ही इसका आयोजन हुआ है, तो ज्यादा बातें आपको अलग से ध्यान में नहीं रखनी है। पेरिस पैरा ओलंपिक है और 2024 के अंदर है जो इनका आयोजन किया गया है। सबसे पहले तो इसमें आपको ध्यान रखना है ध्वजवाक थोड़ा सा ध्यान में रख लेना अगर प्रश्न पूछे तो इनके संबंध में। हालांकि ज्यादा इवेंट पुराना होने के बाद में ध्वजवाक के ऐसे प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं, फिर भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख लें। तो ध्वजवाक, अगर हम उद्घाटन की बात करें, उद्घाटन के अंदर आपके ध्वजवाक रहे हैं, एक तो सुमित अंतिल करके थे और एक भाग्यश्री जादव और सुमित अंतिल, व भाग्यश्री जादव और सुमित अंतिल ने उद्घाटन सेरेमनी के अंदर पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत का ध्वजवाक का मतलब होता है जो ध्वज, जो भारत का तिरंगा है वो लेकर सबसे आगे जो नेतृत्व करने वाले दल का नेतृत्व करने वाला खिलाड़ी होता है, उसका आपको ध्यान में रखना है। बात अगर समापन की करें तो समापन के अंदर जो ध्वजवाक रहे हैं वो एक तो रहे हैं आपके हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल, हरविंदर सिंह व प्रीतिपाल ने समापन सेरेमनी के अंदर पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत के ध्वजवाक जो के रूप में जो नेतृत्व संभाला है वो इन्होंने संभाला है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखेंगे। बात हम लोग भारत की करें,
भारत की करेंगे और भारत का ही मोस्टली आपको ध्यान में रखना है कि इस पेरिस पैरा ओलंपिक के अंदर, पेरिस पैरा ओलंपिक के अंदर भारत का क्या प्रदर्शन रहा था। भारत इसमें पदक तालिका में 18वें स्थान बन रहा है, सॉरी 18वें स्थान पर रहा है। देखो पेरिस ओलंपिक के अंदर भारत 71वें स्थान पर रहा है, लेकिन पैरा ओलंपिक में भारत 18वें स्थान पर रहा है। मतलब पैरा जो खिलाड़ी हैं भारत के, वो दूसरे खिलाड़ियों से बहुत बेहतरीन है, बहुत शानदार प्रदर्शन है जो कर रहे हैं। तो पेरिस पैरा ओलंपिक की अगर बात करें तो भारत ने इसमें कुल आपके 7 तो स्वर्ण जीते हैं, 7 स्वर्ण पदक जीते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। 7 स्वर्ण हम लोग देखेंगे कहां कहां जीते हैं। 9 जीते हैं रजत पदक, 9 जीते हैं रजत पदक, व 13 जीते हैं आपके कांस्य पदक। 13 क्या जीते हैं, कांस्य पदक जीते हैं। अलग अलग याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं। 7 स्वर्ण, 9 रजत, 13 कांस्य ध्यान में रखना है। 7 स्वर्ण तो अच्छे से आपको ध्यान में रखने ही है। तो कुल हो गए आपकी ये 9 13 22 29, कितने हो गए, 29 पदक कुल जीतते हैं। 29 पदक जीतकर पदक जो तालिका होती है, पदक तालिका जो होती है, इस पदक तालिका के अंदर, इस पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर है, 18वें स्थान पर है। पदक तालिका में भारत 18वें स्थान पर है, ये अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। 7 स्वर्ण, 9 रजत, 13 कांस्य के साथ में, तो 7 स्वर्ण तो अलग से ध्यान रखनी है और कुल 18वें स्थान पर पदक तालिका में भारत रहा है। अब बात करते हैं स्वर्ण किस किस खिलाड़ी ने जीता है, स्वर्ण विजेता कौन कौन रहे हैं, उनका थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो स्वर्ण विजेता की अगर बात करें, सबसे पहले तो अवनी लेखरा, अवनी लेखरा का नाम बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है क्योंकि ये राजस्थान से संबंधित है ना। एक फिर दिखेगा नहीं दिखेगा, ये कहां से संबंधित है, राजस्थान से संबंधित है, राजस्थान के जयपुर जिले से, राजस्थान के जयपुर जिले से अवनी लेखरा संबंधित है। शूटिंग के अंदर, शूटिंग के अंदर 249.7 के 249.7 के स्कोर के साथ में स्वर्ण पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है राजस्थान के जयपुर की अवनी लेखरा। शूटिंग निशानेबाजी के अंदर पैरा जो ओलंपिक है उसके अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। दूसरा है सुमित अंतिल, सुमित अंतिल जेवलिन थ्रो, यहाँ भाला फेंक हम कह सकते हैं, इसके अंदर F64 कैटेगरी के अंदर इन्होंने क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। तीसरा नाम है नवदीप सिंह, पहले भी हम बात कर चुके हैं अर्जुन पुरस्कार के अंदर, छोटे से जो खिलाड़ी नवदीप सिंह हैं, इन्होंने भी इस पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है, जेवलिन थ्रो के अंदर जीता है, लेकिन कैटेगरी इनकी F41 है। देखो एक ही इवेंट के अंदर अलग अलग कैटेगरी होती है, जिस अंग से ये भंग होते हैं उसके आधार पर इनकी अलग अलग कैटेगरी होती है। इनकी F64 है और इनकी F41 है। प्रवीण कुमार, ये नाम भी हम पहले पढ़ चुके हैं पुरस्कारों के अंदर। प्रवीण कुमार ने ऊंची कूद के अंदर हाई जंप के अंदर क्या जीता है, आपके स्वर्ण पदक जीता है। नीतीश कुमार बैडमिंटन के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है खेल इनका, बैडमिंटन के अंदर इन्होंने SL3 कैटेगरी के अंदर क्या जीता है, स्वर्ण पदक। अगला नाम है हरविंदर सिंह, ध्वजबाग के अंदर अभी नाम आया था। तीरंदाजी के अंदर इन्होंने क्या जीता है, आपके स्वर्ण पदक जीता है। और फिर है धर्मवीर ने पुरुष क्लब थ्रो के अंदर क्या जीता है, F51 कैटेगरी के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। अब कुछ अलग से नाम ध्यान रखना है राजस्थान के। देखो राजस्थान के एक तो नाम आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, अवनी लेखरा, ये पूछा जा सकता है, कहीं कहीं लखेरा लिखा हुआ था, लेखरा, जो भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये है मोना अग्रवाल, अर्जुन पुरस्कार 2024 से इनको सम्मानित किया गया था। पुरस्कार के अंदर भी हम लोग पढ़ चुके हैं और पहले भी इनका जिक्र कर चुके हैं राजस्थान के करंट अफेयर्स के अंदर। शूटिंग निशानेबाजी के अंदर सेम वर्ग है अवनी लेखरा वाला, और निशानेबाजी में इन्होंने क्या जीता है, कांस्य पदक। 228.7 का स्कोर, ये स्कोर एक बार करंट अफेयर्स के अंदर पूछा जा चुका है। 228.7 के स्कोर के साथ में इन्होंने क्या जीता है, आपके कांस्य पदक जीता है ना, पदक इसमें नहीं लिखा ना, कांस्य पदक जीता है इस पेरिस पैरा ओलंपिक के अंदर। और सुंदर सिंह गुर्जर, ये आपके राजस्थान के करौली जिले के हैं, इन्होंने भी कांस्य पदक जीता है। इन्होंने भी कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है। और जेवलिन थ्रो के अंदर, भाला फेंक के अंदर इन्होंने क्या जीता है, कांस्य पदक जीता है। भाला फेंक के अंदर बहुत अच्छे से ये नाम ध्यान में रखना है, जेवलिन थ्रो के अंदर क्या जीता है, कांस्य पदक जीता है करौली के सुंदर सिंह गुर्जर ने। और मोना अग्रवाल ने शूटिंग के अंदर कांस्य पदक जीता है। तो राजस्थान के 3 खिलाड़ी अवनी लेखरा, मोना अग्रवाल और सुंदर सिंह, मोना अग्रवाल और अवनी लेखरा दोनों जयपुर से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद में ध्यान रखना है कि राजस्थान से कौन कौन से, देखो पेरिस जो ओलंपिक था उसमें तो अनंतजीत सिंह नरूका और महेश्वरी चौहान 2 नाम ध्यान में रखने हैं, पेरिस ओलंपिक में उन्होंने भाग लिया था। पैरा ओलंपिक के राजस्थान के 9 खिलाड़ी है जो भाग लेते हैं, राजस्थान के 9 खिलाड़ी भाग लेते हैं। कौन कौन से हैं आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एक तो अवनी लेखरा नाम आ चुका है पहले, शूटिंग के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता है। मोना अग्रवाल, इन्होंने भी पदक जीता है आपके शूटिंग के अंदर, दोनों ही जयपुर के हैं। कृष्णा नागर, ये भी जयपुर की है, कृष्णा नागर
ये भी जयपुर जिले से संबंधित है और इन्होंने भी बैडमिंटन के अंदर S6 कैटेगरी में भाग लिया है। राजस्थान की ओर से कृष्णा नागर ये जो खिलाड़ी हैं इन्होंने, और सुंदर सिंह गुर्जर ये भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, करौली से हैं और जेवलिन थ्रो के अंदर भी हमने बात की थी, इन्होंने कांस्य पदक भी जीता है। तो तीनों ने तो पदक निकाले हैं, बाकी कुल 9 में से 3 खिलाड़ी, अच्छा एवरेज रहा है भारत का, है ना, सॉरी राजस्थान का। राजस्थान भारत का प्रतिनिधित्व तो 9 खिलाड़ी इनके, उसमें से 3 खिलाड़ी पदक लेके आए, तो बहुत बढ़िया बात है। सुंदर सिंह गुर्जर। श्याम सुंदर स्वामी ये बीकानेर के हैं, बीकानेर जिले के हैं। इनका नाम कई बार आता है, हाल ही के अंदर इन्होंने एक और इवेंट पे, पैरा इवेंट पे पदक जीता है। तीरंदाजी के खिलाड़ी है ना, तीरंदाजी के खिलाड़ी हैं, तो इनका नाम भी आप डबल स्टार करके ध्यान में रखें, कभी भी पूछा जा सकता है ना। निहाल सिंह शूटिंग से संबंधित हैं, इन्होंने भी राजस्थान का प्रतिनिधित्व विश्व स्तर पर किया है। रुद्राक्ष खंडेलवाल की अगर बात करें, ये भरतपुर के हैं जिले की अगर बात करें, भरतपुर जिले के हैं। शूटिंग में SH1 कैटेगरी के अंदर इन्होंने पेरिस पैरालंपिक में भाग लिया है। संदीप सिंह ये भी नाम एथलीट है, हनुमानगढ़ जिले के हैं, नाम थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। और एक है अनीता चौधरी, इन्होंने रोइंग के अंदर आपके जो रोइंग है इसमें भाग लिया है, जयपुर की है और पैरा ओलंपिक के अंदर भाग लिया है। इसके बाद में है राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, हो सकता है पूछा जाए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके आयोजन की। राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स है, ये भी पैरा इवेंट है लेकिन राष्ट्रीय स्तर का है, तो हो सकता है करंट के हिसाब से कभी पूछे तो अपने ध्यान रखना है। इसके आयोजन की अगर बात करें तो इसका आयोजन होता है 17 से 20 फरवरी को, 17 से 20 फरवरी 2025 को, 17 से 20 फरवरी 2025 को चेन्नई के अंदर, है ना, चेन्नई के अंदर है जो इनका आयोजन होता है। ध्यान रखेंगे 17 से 20 फरवरी 2025 को इसका है जो आयोजन किया जाता है। एक बात तो ये ध्यान रखनी है, दूसरा रखना है इसमें संस्करण। इस पैरा जो राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप है इसके 23वें संस्करण का आयोजन किया गया है। इसका जो संस्करण था वो कौन सा है, 23वां है, ये ध्यान रखना है। और तीसरी बात जो ध्यान रखनी है वो है पदक तालिका। बस इससे बाहर कुछ पूछेंगे नहीं, अगर पूछा आपको इसके संबंध में तो ये 3 बातें ध्यान रखनी है। संस्करण हो सकता है पूछा जाए, या फिर कहाँ आयोजन किया गया, कब किया गया, या इसके पदक तालिका के अंदर कौन कौन से टीम है, जो कौन सा राज्य है जो पहले स्थान पर रहा है। तो पहले स्थान पर रहा है हरियाणा। हरियाणा जो राज्य है इस राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहले स्थान पर रहा है और कुल पदक जीते हैं 107 पदकों के साथ में ना, 107 पदक के साथ में पहले स्थान पर रहा है, जिसमें आपके 49 तो क्या है स्वर्ण पदक है और 32 तो आपके रजत हैं और 26 लगभग कांस्य हैं। 26 आपके कांस्य हो जाएगा, 6 2 8 9 17, ठीक है हाँ, 107 पदक जीते हैं जिसमें 49 तो गोल्ड मेडल है, अच्छे से ध्यान में रखना है। और दूसरे स्थान पर है तमिलनाडु। तमिलनाडु आयोजन करता राज्य है और तमिलनाडु ही, क्योंकि चेन्नई के अंदर हुआ है, चेन्नई का है तमिलनाडु के है ना, राज्य अगर पूछ ले तमिलनाडु के अंदर इसका आयोजन हुआ है। तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है और तमिलनाडु ने पदक जीते हैं 47 पदकों के साथ में। पीछे के स्वर्ण वगैरह सबकी याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई नहीं पूछेगा, केवल और केवल आपको ध्यान में रखना है पदक तालिका का। और तीसरा स्थान रहा है यूपी, उत्तर प्रदेश जो राज्य है 42 पदक के साथ में, 42 पदक के साथ में आपके इस राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 43वें स्थान पर रहे। तो ये आपके राष्ट्रीय स्तर के जो भी या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी जो खेल इवेंट थे जिनमें भारत का योगदान था या भारत के किसी खिलाड़ी का योगदान था, वो सारी महत्वपूर्ण घटनाएं 2025 करंट अफेयर्स की हमने कवर कर ली हैं। और पूरी उम्मीद है कि खेल की जो 2 क्लासें हुई हैं उससे बाहर राष्ट्रीय स्तर का कोई करंट आपसे पूछा जाएगा अगर चतुर्थ श्रेणी या अन्य किसी भी भर्ती के अंदर, तो बाहर जाने की संभावना नहीं रहेगी। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, धन्यवाद।